नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एंड सेवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा यूनिट नंबर 30 BFM का इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे थ्योरी पोर्शन है। ये जो पार्टिकुलर वीडियो है, इसको हमारा जो नया पैटर्न है CIV के एग्जामिनेशन का उसके रेस्पेक्टिव में बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैकमिलन बुक की एक लाइन से सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, यूनिट नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिशन कैसे हुआ है रेगुलेटरी स्टेबिलिटी से अनफॉर्चुन रिस्क पे। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट में क्या समझाया जा रहा था, समझाया जा रहा है प्री 1970 रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। देखिए 1970 से पहले क्या होता था, यहाँ मैं लिखता हूँ 1970 से पहले क्या होता था दोस्तों कि स्ट्रिक्ट रूल था बैंक को फॉलो करने के लिए। देयर वेर स्ट्रिक्ट रूल जो कि बैंक को फॉलो करना ही करना है, जिसका एम ये था कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, बैंक के पास लिमिट्स थे, लिमिट्स डाल दिया गया था बैंक को। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट जितना रहेगा डिपॉजिट पे या लोन पे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लोन हो या डिपॉजिट हो तो उस पर लिमिट डाल दिया गया था। ठीक है, और कॉमन प्रैक्टिस ये था 363 रूल था कॉमन प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ कि बैंकर जो है, बैंकर को पैसा मिलेगा 3% पे, उसे 6% पे लैंड करेगा और 3 बजे तक काम खत्म करेगा, 3 PM तक। तो ये स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया था ताकि रिस्क को हम कम से कम कर सकें। समझे, देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है 363 रूल। मतलब क्या होता है कि 3% पे ब्याज मिलेगा, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का रेट 3% रहेगा और लैंडिंग का रेट 6% रहेगा, और वर्क जो है 3 बजे शाम तक कंप्लीट होगा। इसे कहा जाता है 363 प्रैक्टिस। ये प्री 1970 की बात हो रही है, समझे। अब हम लोग रिस्क परसेप्शन इन 50s एंड 60 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब 1950 और 1960 की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस वक्त क्या होता था कि बैंक मेनली कंसर्न होते थे 2 रिस्क में, पहला क्रेडिट रिस्क और दूसरा लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, जो कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते थे, मतलब उनकी जो क्षमता थी प्रॉफिट जनरेट करने की, उसको ये दोनों रिस्क अफेक्ट करते थे। तो ये दोनों मेजर चैलेंज देखे गए थे बैंकिंग इंडस्ट्रीज के उस समय पे 2 मेजर चैलेंज थे, हमारा क्रेडिट रिस्क और दूसरा था लिक्विडिटी रिस्क। अब देखिए 70s में कुछ डीरेगुलेशन के चैलेंजेस आए। अब जरा देखते हैं कि वो कौन कौन से चैलेंज थे। देखिए बताया जा रहा है कि 1970s में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया। क्यों चेंज आया कि जो रेगुलेशन था बैंक पे उसे रिलैक्स कर दिया गया, रिलैक्स्ड रेगुलेशन, राइट। तो 1970s में रिलैक्स रेगुलेशन हुआ, तो इसीलिए दोस्तों सिग्निफिकेंट चेंज आया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे ऑफ गार्ड हो गया। सडनली बैंक को जो है डील करना पड़ा इंटरेस्ट रेट के साथ जो कि कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो ये डीरेगुलेशन जो आया ना, इस कारण से क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है बैंक के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए नया चैलेंज आ गया जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी तक 2 चैलेंज था, क्रेडिट और लिक्विडिटी रिस्क, लेकिन जो डीरेगुलेशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का, इस कारण से क्या हुआ कि बैंक को डील करना पड़ा इंटरेस्ट रेट के साथ जो कि अब कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, इसीलिए एक नया चैलेंज आ गया सामने जिसका नाम क्या था, इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब देखिए इसका मैं आपको हिस्ट्री में ले चल रहा हूँ। तो इस डीरेगुलेशन के कारण, तो मेन फैक्टर क्या था 70s में चेंज होने का रिस्क के पैटर्न में, तो पहला मेन पैटर्न था डीरेगुलेशन, राइट। ये डीरेगुलेशन वाज द मेजर रीजन। तो रिजल्ट डीरेगुलेशन के कारण क्या हुआ कि कुछ बैंक स्ट्रगल किए कि ये जो नया रिस्क आया है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसको फेस करने का। लेकिन 1970s में, 80s में, 90s में बहुत सारे बैंक का फेलियर हुआ। ठीक है, इस कारण से क्यों हुआ फेलियर, क्योंकि बैंक जो है ये जो इंटरेस्ट रेट के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड था उसको सही तरीके से बैंक हैंडल नहीं कर पाई, इसी कारण से बैंक फेल कर गई। और इन्होंने ये सभी बैंक प्रॉब्लम भी फेस किए जब वो शॉर्ट टर्म फंड को यूज कर रहे थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म फंड है, कुछ कम अवधि के लिए फंड है, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इशू बहुत सारे ने फेस किया जिस कारण से इनस्टेबिलिटी आ गई, समझे। ये पॉइंट है। अब हम बैंकिंग मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के समय में बैंक ने अपने पिछले मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा है। अब इनका फोकस होता है कि अपने प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो मेन फोकस क्या होता है कि जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है, बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे प्रोटेक्ट करना, ये इनका मेन फोकस है, राइट। तो प्रोटेक्ट किसी से करना, प्रॉफिट को किसी से प्रोटेक्ट करना कि जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करना, किसे, प्रॉफिट को। मतलब ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट रेट तो बदलेगा ही बदलेगा। अब इंटरेस्ट रेट यदि बदल रहा है तो प्रॉफिट पे भी असर पड़ रहा है, तो हमको आइसोलेट करना इन दोनों को, समझे। चलिए वही कहा जा रहा है कि इंसुलेटिंग इंटरेस्ट स्प्रेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट रेट चेंज, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये जो हमारा अडेप्ट किया गया है एवर चेंजिंग फाइनेंशियल एनवायरनमेंट,
ये बहुत क्रूशियल है बैंक को, ताकि वो चैलेंज को इफेक्टिवली नेविगेट कर सके। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि बैंक अपने स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर रही है ताकि हम इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन के साथ डील कर सकें, ताकि स्टेबिलिटी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो। यही है हमारा स्ट्रेटजिक शिफ्ट इन बैंक मैनेजमेंट। अब जरा हम बात करें कि फाइनेंशियल डीरेगुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत में, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल फ्रीडम। देखिए ऑपरेशनल फ्रीडम क्या होता है, जो हमारा इंडिया में फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हुआ, इसका मतलब कि जो हमारे एफआईज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इनके पास फ्रीडम मिल गया, दे हैव मोर फ्रीडम, राइट। किस चीज़ का फ्रीडम मिल गया कि कैसे ये ऑपरेट होंगे, मतलब इनको ऑपरेटिंग का फ्रीडम मिल गया, राइट। और पहले जैसा नहीं था, अब कुछ ही रूल थे, पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे, अब बहुत कम रूल थे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो कि सभी एक्टिविटीज़ को गाइड कर रहे थे। अब आप सोचिए कि जब रूल कम होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा ना बैंक को डिसीजन लेने में। जैसे पहले एग्जांपल के तौर पर पहले क्या होता था कि बैंक का स्पेसिफिक गाइडलाइन था इंटरेस्ट रेट पे जो कि वो ऑफर कर सकते हैं। डीरेगुलेशन के बाद क्या हुआ कि वो अपना इंटरेस्ट रेट अपने से सेट कर सकते हैं मार्केट कंडीशन पे बेस्ड पर। तो उनसे क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी मिला, उन्हें क्या मिला, ऑपरेशनल फ्रीडम मिला, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम डीरेगुलेशन आया ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम दिया। अब कैसे फ्रीडम दिया वो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब यदि हम बात करें कॉमर्शियल जजमेंट इन प्राइसिंग की, तो इसे समझते हैं। कॉमर्शियल जजमेंट इन प्राइसिंग क्या है कि अब जो है एसेट हो चाहे लायबिलिटीज हो, इनका जो प्राइजेज है, एसेट और लायबिलिटी का जो प्राइसिंग है, यानी कि लोन और डिपॉजिट का जो प्राइसिंग है, वो कमर्शियल जजमेंट के माध्यम से पता लगने लगा, ठीक है। कोई फिक्स रेगुलेटेड रेट के माध्यम से पता नहीं लग रहा है, नो इट इज डिटरमाइंड बाय कमर्शियल जजमेंट। इससे क्या हुआ कि जो हमारे एफआईज हैं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो प्राइजेस को सेट कर पाए जो भी उनको बिजनेस में सेंस करता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो डिसाइड कर पा रही है कि इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर पा रही है, ठीक है। लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट है बैंक डिसाइड कर रही है, बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए। अब फैक्टर क्या क्या है, जैसे कि मार्केट का डिमांड क्या है, फिर उसके बाद और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे रिस्क को असेसमेंट कर रही है, कितना रिस्क ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपटीशन को देख रही है। तो वही कहा जा रहा है दोस्तों कि कमर्शियल जजमेंट आ गया है, मतलब कि एसेट और लायबिलिटी का जो प्राइसिंग है यानी लोन और डिपॉजिट का जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जा रहा है कमर्शियल जजमेंट से, ना कि फिक्स और रेगुलेटेड रेट से, ठीक है। इससे क्या हुआ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना प्राइस सेट कर पा रहे हैं जो भी उनको बिजनेस में सेंस लग रहा है। जैसे मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट का डिमांड क्या है, रिस्क को असेसमेंट करना, कंपटीशन को देखना, और एक फिक्स्ड गवर्नमेंट मैंडेटेड रेट को नहीं फॉलो करना। तो यही है हमारा कमर्शियल जजमेंट। अब बात करते हैं क्लोज रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी। देखिए दोस्तों, जो भी बैंक अर्न करती है ना अपने एसेट से या जो भी लायबिलिटी के साथ कॉस्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो दो चीज़ है, एक तो अर्निंग, यहाँ लिखा अर्निंग फ्रॉम एसेट, और दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। ये दोनों का दोनों जो होता है ना क्लोजली कनेक्टेड होता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इससे क्या हुआ, एक नया चैलेंज आया, इसका नाम है इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसेट से बैंक कितना कमा रही है और लायबिलिटीज के साथ कितना कॉस्ट एसोसिएटेड है। अब लायबिलिटीज आपके मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स के साथ कितना कॉस्ट एसोसिएटेड है। ये जो दो चीजें हैं ये किससे क्लोजली रिलेटेड है, ये कैसे इंटरेस्ट रेट ओवर द टाइम चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी। इससे एक नया चैलेंज आया जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट सडनली बढ़ गया, ठीक है, तो बैंक ज़्यादा अर्न करेगी लोन पे, बैंक विल अर्न मोर ऑन लोन। यदि इंटरेस्ट रेट सडनली बढ़ जाएगा तो बैंक ज़्यादा अर्न करेगी अपने लोन पे, लेकिन इसको हो सकता है कि डिपॉजिट पे ज़्यादा पे करना पड़े, पे मोर ऑन डिपॉजिट, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इट विल पे मोर ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। तो यदि इंटरेस्ट रेट सडनली जंप करता है, सडनली ऊपर जाता है, तो बैंक जो है लोन पे ज़्यादा अर्न करेगी, लेकिन इसको इंटरेस्ट डिपॉजिट पे ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा, तो इसको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी तो बदलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो वही कहा जा रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी आया, एसेट से कितना अर्न किया जा रहा है, लायबिलिटी पे क्या कॉस्ट है, दिस आर क्लोजली टाइड टू इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी। यदि हम बात करें इमरजेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क की, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो कि एक बड़ा कंसर्न नहीं था इंडियन बैंक के लिए पास्ट
पास्ट में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये होता क्या है, इट रेफर्स टू द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन अ बैंक फाइनेंशियल हेल्थ। इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे, बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये कौन मेजर करता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, उसका बहुत सारा लोन है। इफ अ बैंक हैज मेनी लोन्स, ठीक है, किसके साथ, जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला बहुत सारा लोन है एक बैंक का, और मार्केट रेट मान लीजिए ऊपर चला जाता है, रेट जो है मार्केट का वो ऊपर चला जाता है, तो इसमें क्या होगा कि बैंक जो है पोटेंशियल हायर अर्निंग पे मिस कर जाएगी, राइट। तो जो हायर अर्निंग उसको होना चाहिए था उस पर वो क्या कर जाएगी, मिस कर जाएगी। पोटेंशियल हायर अर्निंग, इट विल मिस पोटेंशियल हायर अर्निंग, ठीक है, फ्रॉम न्यू लोन। तो ये पॉइंट है, तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिफ्ट इन रिस्क डायनेमिक्स। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट का चेंज होना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना दोनों में कितना क्लोजली रिलेटेड है। मतलब इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये दोनों टर्म बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस कारण से बैंक को अवेयर होना है, एक्टिवली मैनेज करना है, किसे, इंटरेस्ट रेट रिस्क को, ठीक है, ताकि अपने स्टेबिलिटी और सक्सेस को इंश्योर कर सके। मैं एग्जांपल लेता हूं, तो बैंक बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स को यूज करती है, स्ट्रेटजीज को यूज करती है, राइट, ताकि अपने आप को बचा सके जो लॉसेस हो सकता है यदि इंटरेस्ट रेट अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए, चेंज हो जाए। इसके अंदर क्या हो सकता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना फाइनेंशियल डेरिवेटिव के माध्यम से। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, तो जिससे बैंक जो है खुद को बचा सकती है लॉसेस से, फाइनेंशियल डेरिवेटिव से खुद को प्रोटेक्ट करना। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझें। सबसे पहले आप रिस्क के नेचर को समझिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक जो है प्रॉब्लम फेस करेगी जब इंटरेस्ट रेट बदलेगा। वही कह रहा है ना, बैंक एक्सपोजर टू एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट। यदि इंटरेस्ट रेट अनफेवरेबल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखिए हो सकता है ना कि जिधर हम नहीं चाह रहे उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी है, तो ये बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ भी इससे कारण क्या होगा, अफेक्टेड होगा। जैसे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फिक्स रेट मॉर्टगेज है। इमेजिन यू हैव अ फिक्स रेट मॉर्टगेज, राइट, और सडनली इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट सडनली क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपके जो बैंक है, योर बैंक एज अ लेंडर, आपका जो बैंक है वो एज अ लेंडर, वो पोटेंशियल हायर अर्निंग तो लूज कर जाएगा ना, क्योंकि नया लोन से वो ज़्यादा कमा सकता था हायर रेट पे। मतलब समझिए कि आपने फिक्स रेट पे मॉर्टगेज, फिक्स इंटरेस्ट रेट पे मॉर्टगेज कर लिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आपका बैंक ज़्यादा कमाता यदि वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मॉर्टगेज होता, क्योंकि अब वो मान लीजिए नया लोन देता है हायर रेट पे, तो बैंक ज़्यादा कमाता है एज कम्पेयर टू ये। तो वही कहा जा रहा है कि फिक्स रेट, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि बैंक प्रॉब्लम फेस करेगी जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। जैसे इस केस में बैंक प्रॉब्लम फेस कर रही है ना, क्योंकि फिक्स रेट मॉर्टगेज है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। यदि कुछ नया तरह का लोन होता उस नए इंटरेस्ट रेट पे, तो बैंक ज़्यादा कमाती है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि फिक्स रेट मॉर्टगेज है। तो ये बेस्ट एग्जांपल था इसको समझने के लिए कि कैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज होना बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। यदि हम बात करें नॉर्मल बैंकिंग एलिमेंट्स की, तो इसको आप ऐसे समझिए कि बैंक इनहेरेंटली जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क लेती है अपने बिजनेस का रेगुलर पार्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कि बैंक को हेल्प करता है प्रॉफिट में और अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि होम बायर्स हैं, ठीक है, उसे बैंक ने क्या किया कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेंड किया, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट रेट मतलब फ्लोटिंग नहीं, फिक्स्ड। तो किसी होम बायर को बैंक ने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लेंड किया। यदि इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है, तो बैंक मिस कर रही है अपने प्रॉफिट को, राइट, और बैंक प्रॉफिट को मिस कर रही है। चार्जिंग वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती थी नए बोरोवर को, वो तो मिस कर रही है ना बैंक, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि बैंक इनहेरेंटली इंटरेस्ट रेट रिस्क लेती है अपने बिजनेस के रेगुलर पार्ट में। ये क्रूशियल एस्पेक्ट है जिससे वो हेल्प करता है प्रॉफिट करने में। अच्छा, अब देखिए हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी एंड थ्रेड बैलेंस की। इसे समझिए, ये क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट रिस्क का कुछ लेवल बैंक के प्रॉफिट को बूस्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपोजर होना ये भी डेंजरस है, समझे। तो एक बैलेंस होना चाहिए मनी मेकिंग का, ठीक है। किसके बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए मनी मेकिंग में और बैंक के अर्निंग को प्रोटेक्ट करने में।
तो बैंक का जो अर्निंग है उसे प्रोटेक्ट करने में इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, मनी मेकिंग में और बैंक अर्निंग प्रोटेक्शन में। लेकिन आपको कॉशियस रहना है कि आपके पास ज़्यादा लोन ना हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक है, वो वेरिएबल रेट लोन यानी फ्लोटिंग रेट लोन ऑफर कर रही है। मान लीजिए कोई बैंक है, वो फ्लोटिंग रेट लोन ऑफर कर रही है ताकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो उसको वो बेनिफिट मिले। लेकिन इसको कॉशियस रहना है कि ऐसा लोन बहुत ज़्यादा ना हो, यदि रेट सडनली घट गया तो। समझ में आया? यही है प्रॉफिटेबिलिटी एंड थ्रेट बैलेंस। तो ऐसा ना हो कि एक्सेसिव एक्सपोजर ना हो जाए फ्लोटिंग रेट लोन का। ठीक है, वहां पे सिग्निफिकेंट थ्रेट भी आ जाएगा बैंक की अर्निंग में। मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस करेगा, लेकिन ज़्यादा यदि एक्सपोजर हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम लोन मान लीजिए फ्लोटिंग रेट पे ही चला गया, ठीक है, तो अब मान लीजिए सडनली रेट डाउन हो गया, इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, तो बैंक का प्रॉफिट भी तो घटेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यदि हम बात करें इम्पैक्ट ऑन अर्निंग की, इसको समझिए। देखिए ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण बैंक का अर्निंग भी अफेक्टेड होता है, खासकर तब जब मान लीजिए कि नेट इंटरेस्ट इनकम में अल्टरेशन कुछ आ जाए, एनआईआई जो है हमारा चेंज हो जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में चेंज आने से बैंक का अर्निंग इफेक्ट होगा, खासकर एनआईआई में यदि चेंज आ जाए। अब पूछेंगे एनआईआई क्या होता है? तो एनआईआई डिफरेंस है, किसके बीच का डिफरेंस है? बैंक कितना कमा रही है, बैंक व्हाट बैंक अर्न फ्रॉम इट्स लोन। कहाँ से बैंक कमाएगी? लोन से कमाएगी, माइनस बैंक कितना पे कर रही है डिपॉजिट्स पे। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआईआई बोलते हैं। मतलब बैंक लोन से कितना कमा रही है और बैंक डिपॉजिट पे कितना पे कर रही है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ इस कंसेप्ट को, जो हमारा है इम्पैक्ट ऑन अर्निंग। यहाँ देखिए ये पॉइंट है। देखिए मान लीजिए कि बैंक का ज़्यादा लोन है डिपॉजिट के कंपैरिजन में, लोन जो है बैंक का ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या होगा? यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, ठीक है, तो इनका अर्निंग तो बढ़ा देगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका अर्निंग बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों यदि इसका डिपॉजिट ज़्यादा हो लोन से, ज़्यादा इसने डिपॉजिट दे रखा है लोन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो यदि उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे अर्निंग बैंक का कम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो वही कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आता है ना, वो बैंक के अर्निंग को अफेक्ट करता है एनआईआई में चेंज होने के कारण। ठीक है, तो ये मैं आपको एग्जांपल लेके समझा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई बैंक का लोन ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिपॉजिट। ठीक है, इस केस में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक का अर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट समझिए कि यदि डिपॉजिट ज़्यादा है लोन से बैंक का, और उस केस में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बैंक का अर्निंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट में चेंज होना बैंक के अर्निंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एनआईआई बदल जाता है। इन दोनों केस में क्या बदल रहा है? एनआईआई ही तो बदल रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम ही तो बदल रहा है। बैंक कितना कमा रही है लोन से और बैंक कितना खर्च कर रही है डिपॉजिट पे, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम। तो दोनों केस में जो आपका एनआईआई है वो चेंज वो बदल रहा है, इस कारण से बैंक का अर्निंग भी अफेक्ट हो रहा है। चलिए ये पॉइंट समझ में आया। यदि हम बात करें एसेट एंड लायबिलिटी डायनेमिक्स की, इसे समझिए दोस्तों। इंटरेस्ट रेट का जो चेंज है ना, वो बैंक के एसेट पे इन्फ्लुएंस डालता है, बैंक के लायबिलिटी पे इन्फ्लुएंस डालता है, और साथ ही साथ ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट पे भी इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, तो बैंक का एसेट क्या हो गया? बैंक का एसेट हो गया लोन्स। बैंक का लायबिलिटीज क्या हो गया? बैंक का लायबिलिटीज हो गया डिपॉजिट्स। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या है? जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट में चेंज आना इन सभी तीनों चीज़ को अफेक्ट करता है, लोन को, डिपॉजिट्स को और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि बैंक बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म लोन को होल्ड की हुई है और इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि सडनली बढ़ गया, तो क्या होगा? इन सभी लोन का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो इन सभी लोन का वैल्यू जो है घट जाएगा, राइट। जिस कारण से क्या होगा? बैंक का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ अफेक्टेड होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट का चेंज है ना, वो बैंक के एसेट के वैल्यू को अफेक्ट करेगा, बैंक के लायबिलिटीज के वैल्यू को अफेक्ट करेगा और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को भी, इंस्ट्रूमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, राइट। इसके अंदर क्या है दोस्तों कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट चेंजेस हैं, इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आएगा वो केवल बैंक के एसेट को ही इन्फ्लुएंस नहीं करता,
और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया ही बैंक का एसेट, बैंक का लायबिलिटी, ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट सभी को इन्फ्लुएंस करता है। अब एक कंसेप्ट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू कंसेप्ट। लेट्स अंडरस्टैंड इट। आइए समझते हैं ये मार्केट वैल्यू कंसेप्ट क्या है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्केट वैल्यू कंसेप्ट। दोस्तों मार्केट वैल्यू कंसेप्ट में ये बताया जाता है कि किसी भी एसेट या किसी भी लायबिलिटी का जो मार्केट वैल्यू है वो कनेक्टेड होता है किससे से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट शिफ्ट। मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बॉन्ड है, ठीक है, आपके पास एक बॉन्ड है जिसके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, वो इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मान लीजिए 1000 रुपया हर एक महीना मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपके पास बॉन्ड है फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट का, तो इसका वैल्यू जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। राइट, बढ़ेगा कब, तो इसका वैल्यू घट सकता है। ठीक है, कब घटेगा, जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाए। मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा तो इस बॉन्ड का वैल्यू घट जाएगा, क्योंकि जो नया बॉन्ड होगा जिसमें हायर रेट रहेगा वो इन्वेस्टर को ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। समझ रहे हैं बात को। तो वही बताया जा रहा है कि जो एसेट हो या लायबिलिटीज हो, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो फ्यूचर कैश फ्लो के प्रेजेंट वैल्यू से लिंक होता है। ठीक है, जो विच चेंजेस विद द शिफ्ट इन द इंटरेस्ट रेट। ये देखिए, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो है इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी चेंज होगा, और चूंकि प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगा तो हमारा जो एसेट है या जो लायबिलिटीज़ है इसका मार्केट वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यही बताया जा रहा है कि मार्केट वैल्यू इज क्लोजली कनेक्टेड टू द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मैंने आपको बॉन्ड का एग्जांपल दिया कि यदि बॉन्ड फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट का है तो उसका वैल्यू घट जाएगा यदि मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है। आपको यदि नया बॉन्ड लेगा, इन्वेस्टर के लिए नया बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा उनको मिलेगा मंथली पेमेंट, और आपको कम मिल रहा है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। समझे, तो ये अंतर है। इसीलिए कहा जाता है कि एसेट हो या लायबिलिटी जो इसका मार्केट वैल्यू क्लोजली रिलेटेड होता है हमारे इंटरेस्ट रेट से। चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे कैश फ्लो पे। सबसे पहला पॉइंट है डिस्काउंट रेट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ना दोस्तों, तो जो भी डिस्काउंट रेट है जो हम अप्लाई करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो में वो घट जाएगा। इसको मैं इस एग्जांपल लेके समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। एक बॉन्ड है आपके पास जो कि आपको मान लीजिए $100 पे कर रहा है। इफ़ यू हैव अ बॉन्ड दैट पे यू $100 इन द फ्यूचर, जो आपको $100 पे करेगा फ्यूचर में, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया। तो बताइए कि ये जो फ्यूचर $100 में आपको मिलने वाला था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा हेवीली डिस्काउंटेड है। समझे, तो वही कहा जा रहा है कि डिस्काउंट रेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है वो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण डिस्काउंट रेट एलिवेट हो जाता है फ्यूचर कैश फ्लो पे, जिस कारण से एसेट या लायबिलिटी का जो मार्केट वैल्यू है वो घट जाता है। आपने एक बॉन्ड का एग्जांपल लिया, बॉन्ड समझिए एसेट है, इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो $100 है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो करंट वैल्यू जो फ्यूचर $100 का है वो घट गया, क्योंकि इसको ज़्यादा आपने डिस्काउंट करवा रखा है। नेक्स्ट होता है इन्वर्स रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट। इसको समझिए, तो जैसे इंटरेस्ट रेट मान लीजिए घट जाएगा तो एसेट और लायबिलिटी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। सिमिलर एग्जांपल लीजिए, सेम बॉन्ड का एग्जांपल लीजिए, $100 वाला बॉन्ड का। यदि $100 का बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, जो कि फ्यूचर में $100 आपको पे करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पहले केस में बढ़ा था, अब इंटरेस्ट रेट मान लीजिए घट जाएगा, तो जो करंट वैल्यू होगा ना, ये जो करंट वैल्यू होगा इस फ्यूचर $100 का, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर $100 बॉन्ड विल इंक्रीज, क्योंकि इसको कम डिस्काउंट किया गया है। वही बताया जा रहा है कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी। ये दो पॉइंट है, ठीक है। तो इन्वर्स इसे कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो एसेट और लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा, और सेकंड फर्स्ट केस में क्या बताया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एसेट और लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू घटेगा। इसीलिए कहा जाता है इन्वर्स रिलेशनशिप विद इंटरेस्ट रेट। मार्केट वैल्यू का इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अच्छा, अब एक कंसेप्ट है मैच्योरिटी मिसमैच कंसर्न। इसे समझिए, ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि आपके पास यदि लॉन्गर टर्म एसेट होगा, यदि लॉन्गर टर्म एसेट है, ठीक है, एज कंपेयर टू लायबिलिटी, मतलब एसेट लंबे अवधि के लिए है, एज कंपेयर टू लायबिलिटी,
ठीक है। खासकर उस केस में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो ये हमारे बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को एम्पलीफाई कर देगा। ये लिखा ना एम्पलीफाई, इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे अवधि के लोन बैंक के पास बहुत ज़्यादा हैं, और जो डिपॉजिट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, और डिपॉजिट जितने भी ये सब शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो ये बैंक स्ट्रगल करेगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों स्ट्रगल करेगी? क्योंकि इसका लोन का जो वैल्यू है, ठीक है, वो ज़्यादा रेट से ड्रॉप हो सकता है। इट्स लोन वैल्यू विल ड्रॉप एट लार्जर रेट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ इस डिपॉजिट। देखिए एक चीज़ बताइए, अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया? मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया कि जब भी किसी इंटरेस्ट रेट का, जब भी कि ये मार्केट वैल्यू जो एसेट और लायबिलिटी का होता है, वो हमारे इंटरेस्ट रेट से इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। ये आपने देखा है, ठीक है। तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो मार्केट वैल्यू बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट वैल्यू घटा देता है। ये आपने समझा? अच्छा, अब आप ये बात को समझिए कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी है किसी बैंक का, तो बैंक स्ट्रगल करेगी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, तो ये लोन और डिपॉजिट तो एसेट और लायबिलिटीज़ हैं, तो इसका वैल्यू घटेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो, राइट। इसका मार्केट वैल्यू घटेगा ना जी, तो मार्केट वैल्यू जो है घटेगा, तो यही बताया जा रहा है कि बैंक उस केस में स्ट्रगल करेगी जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका लोन का वैल्यू ज़्यादा रेट से ड्रॉप हो सकता है एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट। ये कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी मिसमैच कंसर्न। यदि हम इकोनॉमिक लॉस के रिस्क की बात करें तो होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है दोस्तों, तो मार्केट वैल्यू जो होता है एसेट का, ठीक है, वो एक चीज़ बताइए, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एसेट और लायबिलिटीज़ का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑब्वियसली घटेगा। अभी मैं आपको बार बार यही की चीज़ बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट का और मार्केट वैल्यू का इन्वर्स रिलेशनशिप है। कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा, लेकिन एसेट का जो मार्केट वैल्यू है ना, वो ज़्यादा रेट से घटा एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। मतलब एसेट का मार्केट वैल्यू ज़्यादा रेट से घट गया एज कम्पेयर टू लायबिलिटी। इससे क्या होता है दोस्तों, बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क से एक्सपोज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसे। एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि मैं बैंक के पास बहुत ज़्यादा ही फिक्स रेट लोन है, बैंक के पास बहुत ज़्यादा ही फिक्स रेट लोन है, ठीक है, और उस केस में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। बैंक के पास बहुत ज़्यादा ही फिक्स रेट लोन है और उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो होता क्या है, इन सभी लोन का जो मार्केट वैल्यू है वो घट जाएगा। बहुत ज़्यादा फिक्स रेट लोन है और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू तो घटेगा ही घटेगा। इस कारण से बैंक जो है पैसा लूज कर देगी। तो वही बताया जा रहा है, इकोनॉमिक लॉस का ये बेस्ट एग्जांपल है। इंटरेस्ट रेट हाइक के दौरान एसेट का लायबिलिटी जो है, एसेट का जो मार्केट वैल्यू है लायबिलिटी के मार्केट वैल्यू से ज़्यादा गिरेगा। इससे बैंक इकोनॉमिक लॉस वाले रिस्क में एक्सपोज हो जाएगी। समझे? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये समझिए, पोटेंशियल इंसॉल्वेंसी रिस्क। मतलब क्या होता है कि ये जो मिसमैच है ना, देखिए एक है हमारा एसेट और एक है हमारा लायबिलिटी, और दोनों का मैच्योरिटी टाइम है, इसमें बहुत ज़्यादा ही मिसमैच है। तो ये जो मिसमैच है उसको बैंक ने एक्सटेंड कर दिया, तो इस कारण से क्या होगा, बैंक दो तरह का रिस्क फेस करेगा। पहला रिस्क क्या फेस करेगा, इकोनॉमिक लॉस का तो फेस करेगा ही करेगा, और दूसरा रिस्क फेस करेगा पोटेंशियल इंसॉल्वेंसी का भी। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बैंक है, वो कंसिस्टेंटली लगातार लंबे अवधि के लिए लोन देता गया और बोरोइंग इसका शॉर्ट टर्म का है। मतलब बोरोइंग इसका शॉर्ट टर्म है और लैंडिंग इसका लॉन्ग टर्म का है। तो ये मिसमैच आया ना, लोन और इसमें डिपॉजिट में मिसमैच आया, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि बैंक अपने ऑब्लिगेशन को तो मीट करेगी नहीं, उसमें स्ट्रगल करेगी इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान, जिस कारण से क्या आएगा, इंसॉल्वेंसी आएगा। समझे? जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इंसॉल्वेंसी रिस्क। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसका डेफिनेशन। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये होता है कि किसी बैंक के अर्निंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा, उसके कारण बैंक के अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यही होता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। कैसे मेजर करते हैं इसको? तो हम देखते हैं कि हमारा NII कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, हमारा NIM कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा NII है, ये जो हमारा NIM है, ये एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है, कि कितना अच्छा एक बैंक पैसा कमा रही है इंटरेस्ट के डिफरेंस के बेस में। अब देखिए चेंज इन इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट अर्निंग
और इंटरेस्ट पेड, इसके बीच का जो डिफरेंस है उससे कितना अच्छा बैंक कमा रही है, ये इंडिकेटर हमें बताता है, एनआईआई और एनआईएम। अब दोस्तों इसको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा बैंक इंटरेस्ट कमा रही है अपने लोन से एज कम्पेयर टू इट्स पे ऑन डिपॉजिट, इस कारण से ये क्या होगा, इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इसी के बारे में है कि इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आ रहे हैं वो कैसे इस प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है। अब जरा बात करते हैं रिस्क के ओरिजिन की। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क किस फैक्ट से आया है कि बैंक के पास एसेट है जैसे कि लोन्स है और लायबिलिटीज़ है जैसे कि हमारा डिपॉजिट्स है। ठीक है, अलग अलग अमाउंट का, अलग प्रिंसिपल अमाउंट का है, अलग मैच्योरिटी डेट का है, अलग रिप्राइजिंग डेट का है। इन सभी डिफरेंस को कभी कभी हम लोग रोल ओवर रेट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बैंक का बहुत ज़्यादा ही फिक्स रेट लोन है, बैंक का बहुत ज़्यादा ही फिक्स रेट लोन है, लेकिन ये रिलाई करती है वेरिएबल रेट डिपॉजिट पे। ठीक है, बैंक रिलाई करती है वेरिएबल रेट डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे इस केस में कौन सा रिस्क फेस करेगी बैंक, इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करेगी। क्यों? क्योंकि यदि रेट में चेंज आएगा ना तो एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग रेट से अफेक्ट करेगा। ठीक है, यदि हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस की, तो दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना इफेक्टिवली यदि हम मैनेज करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऐसा लेवल रखें जो कि सेफ हो, साउंड हो बैंक के लिए। इसके अंदर स्ट्रेटजीज आते हैं, प्रिकॉशन आते हैं ताकि हम पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम कर सकें। जैसे बताया जा रहा है कोई बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगी। अब बैंक में यूज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेगी। अब बैंक में एडजस्ट इट पोर्टफोलियो, ठीक है, ताकि लॉस से हम बचा सके जब इंटरेस्ट रेट अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाए। यदि हम बात करें इंडस्ट्री रिकॉग्निशन की, इंडस्ट्री रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, बैंक रिकॉग्नाइज करती है कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, बहुत एक्टिवली इवेल्युएट करती है कितना रिस्क उनके बैलेंस शीट में है ताकि उनका फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योर हो। मतलब एक बैंक रेगुलरली अपने लोन और डिपॉजिट के मिक्सचर को एसेस करती है, कंसीडर करती है कि इंटरेस्ट रेट का चेंजेस कितना हो सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बैंक के अर्निंग में। यदि इंटरेस्ट रेट रिस्क के कैटेगरीज की बात करें तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का बहुत सारा ही कैटेगरी है। ठीक है, तो प्रत्येक कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा कैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मिसमैच और गैप रिस्क, बेसिक रिस्क, नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ठीक है, तो ये सभी डिफरेंट तरह के कैटेगरीज होते हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सभी कैटेगरीज को। तो एक बार रिकैप कर लीजिए रिस्क कैटेगरी को। तो ये सभी रिस्क बहुत सारे सिनेरियो को कवर करते हैं, जैसे टाइमिंग मिसमैच हो जाए एसेट और लायबिलिटीज़ का। यहाँ देखिए लिखा है मिसमैच मतलब क्या होगा, टाइमिंग मिसमैच हो जाए। ठीक है, यानी तो दोस्तों मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, ये सभी तरह तरह के रिस्क है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गैप रिस्क के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द गैप और मिसमैच रिस्क। दोस्तों गैप रिस्क बोले या मिसमैच रिस्क बोले, ये तब होता है जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसका कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका कंडीशन क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसका अलग अलग अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट। एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, डिफरेंट मैच्योरिटी डेट भी अलग है, अमाउंट भी अलग है, रिप्राइजिंग डेट भी अलग है, समझे। ठीक है, तो जो पैसा इसने उधार लिया यानी जो लायबिलिटीज है, जो एसेट है, उसका अमाउंट अलग है, मैच्योरिटी डेट अलग है, रिप्राइजिंग डेट अलग है, तो ये इस केस में गैप रिस्क आएगा। जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने कस्टमर को पैसा दिया 10 साल के लिए, लेकिन वो विश्वास कर रही है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे जिसको वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिस्क आएगा, गैप रिस्क आएगा या मिसमैच रिस्क आएगा। तो ये है हमारा गैप रिस्क या मिसमैच रिस्क। दूसरा है हमारा एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट चेंज। तो ये जो सिचुएशन है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वनरेबल बना देता है इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से। तो जब भी रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये अफेक्ट करेगा कितना इंस्टीट्यूशन कमा रही है या कितना इंस्टीट्यूशन ने उधार लिया है। मान लीजिए कि किसी लोन पे इंटरेस्ट रेट फिक्स है लेकिन जो रेट ऑन डिपॉजिट है वो वेरिएबल है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कम अर्न करेगी यदि डिपॉजिट रेट ऊपर चला जाता है। लोन है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए फिक्स्ड है, किसी लोन का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए फिक्स है, लेकिन जो हमारा डिपॉजिट्स का रेट है, डिपॉजिट का रेट मान लीजिए वेरिएबल है, राइट। लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स है लेकिन डिपॉजिट का रेट वेरिएबल है। तो इस केस में क्या होगा कि यदि डिपॉजिट का रेट बढ़ जाता है, इफ डिपॉजिट रेट गोज अप, तो उस केस में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या हो सकते हैं, दे माइट अर्न लेस, राइट।
तो यही कहा जा रहा है कि दिस इज द एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट चेंज। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वांटिफाइंग द गैप। क्या मतलब है इसका, कि गैप का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, किसके इसके बीच का डिफरेंस, कि कितना अमाउंट इंस्टीट्यूशन का एसेट में है और कितना लायबिलिटीज में है। जैसे मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूशन का $100 मिलियन जो है वो फिक्स रेट लोन में है, वो लोन में है, फिक्स रेट लोन में है, और $80 मिलियन जो है वो मान लीजिए कि वेरिएबल रेट डिपॉजिट्स में है। ठीक है, तो अल्टीमेटली गैप कितना का हो गया, $20 मिलियन का गैप हो गया, राइट। तो बेसिकली गैप का मतलब ही होता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एसेट एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रेट रीसेट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ये होता है हमारा गैप। यदि हम रिप्राइजिंग मिसमैच की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द रिप्राइजिंग मिसमैच, तो इसमें क्या होता है, मिसमैच कब होता है, जब एसेट और लायबिलिटी का रिप्राइज या रिसेट जो है अलग अलग टाइम पे होता है। मिसमैच होने का कारण क्या होता है कि एसेट एंड लायबिलिटी रिप्राइज और रिसेट एट डिफरेंट टाइम। इस कारण से क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, वो लोन को रिसेट करती है एवरी 5 ईयर, मतलब हर एक 5 साल पे लोन को रिसेट करती है। ठीक है, लेकिन ये तो लोन का रिसेटिंग पीरियड हो गया, राइट। लेकिन इसका जो डिपॉजिट्स है उसको रिसेटिंग पीरियड एनुअली, मतलब हर एक साल पे डिपॉजिट्स को रिसेट करती है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ कि लोन का रिसेटिंग पीरियड 5 साल का है और डिपॉजिट का रिसेटिंग पीरियड 1 साल का है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रिप्राइजिंग मिसमैच। ठीक है, और ये जो रिप्राइजिंग मिसमैच है ना, ये क्या करता है दोस्तों, ये हमारे बैंक के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। इट इम्पैक्ट बैंक ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन। तो यही होता है हमारा रिप्राइजिंग मिसमैच, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें डिपेंडेंसी ऑन मार्केट मूवमेंट, इस आइए से समझते हैं दोस्तों। ये जो मिसमैच है, अभी जो मैंने आपको मिसमैच समझाया, इसका जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे मूव कर रहा है रिप्राइजिंग पीरियड में। जैसे मान लीजिए कि जिस पीरियड में बैंक अपने डिपॉजिट को रिप्राइज कर रही है, जैसे मैंने बोला ना आपको, लोन को रिप्राइजिंग होता है, डिपॉजिट्स को रिप्राइजिंग होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई बैंक है, वो अपने डिपॉजिट को रिप्राइज कर रही है, राइट, डिपॉजिट रिप्राइजिंग। उस दौरान यदि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक जो है डिपॉजिट पे ज्यादा पे कर देगी, जो कि इसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो मिसमैच का आउटकम है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है रिप्राइसिंग पीरियड के दौरान मार्केट में कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन गेन करेगी या लॉस करेगी, वो डिपेंड करेगा इस तरह के मार्केट मूवमेंट पे। और यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके भी समझाया। अब देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। इमेजिन कीजिए कि एक बैंक ने 100 करोड़ रुपया बोरो किया डिपॉजिटर से 9% इंटरेस्ट रेट पे, मतलब 9% का इंटरेस्ट रेट है, और बैंक ने कितना करोड़, 100 करोड़ जो है बोरो किया। ठीक है, किसी डिपॉजिटर से, और इस पैसे को, ये बैंक है मान लीजिए, इस पैसे को, 100 करोड़ पैसे को वो यूज कर रही है लोन देने के लिए। ठीक है, तो 100 करोड़ का डिपॉजिट है, 100 करोड़ का बोरोइंग है और 100 करोड़ का लोन है, लेकिन जो लोन वो दे रही है वो 10% ब्याज दर पे है। ठीक है, तो यहाँ, और मान लीजिए कि ये जो डिपॉजिट है इस डिपॉजिट का 1 ईयर का मैच्योरिटी है। ठीक है, और जो लोन है उसका मैच्योरिटी मान लीजिए 2 ईयर का है। सिचुएशन आपने समझा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 100 करोड़ का बोरोइंग है किसी डिपॉजिटर से, बैंक का 9% ब्याज दर है, और बैंक इस 100 करोड़ को यूज कर रही है लोन देने में 10% ब्याज दर पे। डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का, लोन का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का। ठीक है, तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल हुआ। अब दोस्तों तो अल्टीमेटली आप बता सकते हैं कि पहले साल में बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, 9% का डिपॉजिट है, 10% का लोन है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1% का, और 1% 100 करोड़ का कितना होगा, 1 करोड़। तो 1 करोड़ बैंक का प्रॉफिट होगा पहले साल में, होगा ना। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है इनिशियल प्रॉफिट स्प्रेड। मतलब क्या हुआ कि पहले साल में बैंक का जो प्रॉफिट स्प्रेड है वो 1% का है, मतलब ये जो है 10 लोन पे 10% कमा रही है और डिपॉजिट पे मात्र 9% पे कर रही है, तो इसका 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब जरा सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में अनसर्टेनिटी आएगी। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, बैंक अनसर्टेनिटी फेस कर रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हो सकता है चेंज हो जाए, इंटरेस्ट रेट माइट चेंज। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट गारंटेड नहीं है। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए कि डिपॉजिट, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिपॉजिट तो 1 ही साल का मैच्योरिटी है, तो ये डिपॉजिट तो 1 साल में मैच्योर हो जाएगा, राइट।
लेकिन लोन का 2 साल का मैच्योरिटी है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप बैंक जिससे बोरो करे उसको सेम इंटरेस्ट रेट पे मिले पैसा। समझ रहे हैं बात को? तो ये यही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सेकंड ईयर का अनसर्टेनिटी है। अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं जो कि एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। आप इसको समझिए। तो क्या बताया जा रहा है कि प्रॉफिट तो होते रहेगा यदि इंटरेस्ट रेट सेम रहे। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट वही रहता तो प्रॉफिट तो बैंक को होता ही होता, ठीक है। लेकिन दोस्तों बैंक जो है ना एक तरह के रिस्क से एक्सपोज है जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको अपने लायबिलिटी को रिन्यू करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि जो डिपॉजिट है उसका जो है मैच्योरिटी 1 साल का है, 1 साल के बाद फिर से रिन्यू करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कि जो अभी ब्याज दर 9% का है वो बढ़ के 10% हो जाए। अब यदि 10% ब्याज दर हो जाएगा तो बैंक को कोई प्रॉफिट तो रहेगा नहीं, समझे। तो यही कहा जा रहा है कि बैंक एक तरह का रिस्क से एक्सपोज है जिसको हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं, क्योंकि इसको अपने लायबिलिटी को रिन्यू करना है डिफरेंट रेट पे, ठीक है। अब जरा लॉस सिनेरियो को कंसिडर कीजिए। ये तो अभी तक हमने प्रॉफिट सिनेरियो की बात की, अब लॉस सिनेरियो को कंसिडर कीजिए। मान लीजिए सेम केस लेते हैं, ये बैंक है हमारा, इसके जो लायबिलिटीज हैं, इसके जो डिपॉजिट्स हैं, उसका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 11% हो गया। सेकेंड ईयर में मान लीजिए कितना परसेंट हो गया, 11% हो गया, ठीक है। आप और इसका जो लोन था वो ऑलरेडी 10% पे है क्योंकि 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। अब आप बताइए बैंक को या प्रॉफिट है या लॉस है? ऑब्वियस सी बात है, बैंक जो है 11% पे बोरोइंग कर रही है और 10% पे लोन दे रही है, तो बैंक को 1 करोड़ का लॉस है, 1% का लॉस है, और 1% 100 करोड़ का 1 करोड़ होगा। तो यहाँ पे बैंक को 1% का लॉस हो रहा है जो कि 1 करोड़ के अमाउंट का है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट बैंक अपने डिपॉजिट पे कर रही है वो उस इंटरेस्ट से ज्यादा है जो कि ये लोन पे अर्न कर रही है, समझे। क्योंकि बैंक को अब 11 करोड़ डिपॉजिट पे करना होगा, लेकिन मात्र ये 10 करोड़ कमाएगी अपने लोन से, तो अल्टीमेटली 1 करोड़ का बैंक को क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको मैंने दोनों सिचुएशन समझा दिया, प्रॉफिट वाला सिचुएशन कब होगा, लॉस वाला सिचुएशन कब होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि एसेट और लायबिलिटी के मिसमैच रिस्क की। देखिए यहाँ पे रिस्क किस बात का रिस्क है ये बता सकते हैं? रिस्क इस बात का है कि बैंक ने पैसा लेंड किया है 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये जो लोन बैंक ने दिया है वो 2 साल का लोन दिया है, लेकिन ये रिलाई कर रही है शॉर्टर टर्म डिपॉजिट पे। मतलब रिस्क ये इतना ही सा है कि जो डिपॉजिट है उसका जो टाइम मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल है, इसीलिए कहा गया है कि रिलाई कर रही है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे 1 साल का। तो ये यही जो चीज है ना, यही एक्सपोज कर रहा है बैंक को अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टिंग फंड आफ्टर द 1 ईयर, ठीक है। जब डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तो फिर से फंड री इन्वेस्ट करेंगे ना, राइट। तो फिर उस केस में उस इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। तो ये एक बड़ा सिनेरियो है। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों? तो बैंक स्ट्रगल कर सकती है नया डिपॉजिट को फेवरेबल रेट पे फाइंड करने में सेकंड ईयर में, क्योंकि इसके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब एक सिनेरियो को देखिए। तो अभी मैंने आपको एक सिनेरियो समझाया, होपफुली आपको ये कांसेप्ट क्लियर हुआ। और ये एग्जांपल किस चीज का था दोस्तों? रीइन्वेस्टमेंट रिस्क का एग्जांपल था। अभी मैंने आपको रीइन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में समझाया है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये गैप और मिसमैच रिस्क इन इंटरेस्ट रेट। मिसमैच मतलब मैंने समझाया आपको रिप्राइजिंग मिसमैच क्या होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, रिप्राइजिंग मिसमैच का एग्जांपल, क्योंकि आपको रिप्राइज करना पड़ेगा, ये बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरह का रिस्क है वो है एसेट लायबिलिटी मिसमैच रिस्क। अब इसके सिनेरियो को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके सिनेरियो को देखिए। पहला सिनेरियो क्या है कि इस सिनेरियो में क्या हो रहा है दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मिसमैच रिस्क की हम लोग बात कर रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है कि ये बैंक है, मान लीजिए ये इन्वेस्ट कर रही है कहाँ पे, 91 डेज 8% डिपॉजिट पे, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पे समझिए वो कह रहा है कि ये 91 डेज का 8% के डिपॉजिट पे ये इन्वेस्ट कर रही है, और एक 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, टी बिल है, ठीक है, जो कि 10% अर्न कर रहा है, ठीक है। दो जगह इन्वेस्ट कर रही है और दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है, सेम है। तो ये जो बैलेंस अप्रोच है ये इंश्योर करता है कि कोई एसेट लायबिलिटी मिसमैच या इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होगा। मतलब ये समझिए कि बैंक ने कस्टमर से कितना परसेंट पे डिपॉजिट लिया, 8% पे लिया डिपॉजिट, और उस पैसे को इन्वेस्ट किया ट्रेजरी बिल में जो कि कितना परसेंट पे है, 10% अर्न कर रही है। तो ये इंश्योर करता है कि दोनों इंटरेस्ट रेट जो है अलाइन होगा, ठीक है, ऑन बोथ अलाइन। तो वही कहा जा रहा है, ये सिनेरियो है कि इसने 91 डेज के लिए, ये भी 91 डेज का ट्रेजरी बिल है, ठीक है, दोनों मैच्योर कर रहा है, इसलिए कोई एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं होगा। ये बैलेंस इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेजरी बिल के साथ। ये पहला सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो को समझिए। इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों यदि इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 1% से बढ़ जाए, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है, इंटरेस्ट रेट यदि 1% से बढ़ जाए, ठीक है,
तो दोनों जो हमारा डिपॉजिट है और जो हमारा ट्रेजरी बिल है उसका रिन्यूएबल होगा हायर रेट पे, होगा ना। तो अभी कितना था, अभी 8% पे लिया गया था और 10% पे दिया गया था। यदि ये भी 8% से 9% हो जाएगा और ये 10% से 11% हो जाएगा, तो जो डिफरेंस है 200 बेसिस पॉइंट का यानी 2% का, वो अभी भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए ना, तो बैंक रिन्यू कर सकती है डिपॉजिट को और ट्रेजरी बिल को हायर रेट पे। तो ये जो 2% का प्रॉफिटेबल इनकम है वो अभी भी प्रिजर्व रहेगा बैंक के लिए। चलिए, ये तो एक सिचुएशन हुआ। अब एक दूसरा सिचुएशन को देखिए, एसेट सेंसिटिविटी विद फ्लोटिंग रेट लोन। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बैंक क्या करती है कि जो जो डिपॉजिट का प्रोसीड है उसे री इन्वेस्ट करती है फ्लोटिंग रेट लोन में, जिसको मंथली प्राइस किया जा रहा है 10% पे और डिपॉजिट जो है 8% पे है। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जो पैसा बैंक को डिपॉजिट से मिला, ठीक है, उसे बैंक एक बोरोवर को दे रही है एक लोन का, जो कि एडजस्ट कर रहा है मंथली बेसिस पे मार्केट रेट पे। मतलब बैंक री इन्वेस्ट कर रही है डिपॉजिट प्रोसीड को एक फ्लोटिंग रेट लोन में। अब ये लोन कैसा कैसा लोन है, फ्लोटिंग रेट लोन है। ठीक है, जिस लोन का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, जिसको मंथली रिप्राइस किया जाएगा 10% पे, और डिपॉजिट कितना पे है, फिक्स है 8% पे। यहाँ भी बैंक एसेट सेंसिटिव है। किससे ज्यादा सेंसिटिव है बैंक यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों ये जो लोन है ना वो फ्लोटिंग रेट है, तो इसका रेट बदलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जो हमारा बैंक है वो एसेट सेंसिटिव है, राइट। चलिए, अब देखिए वही पूछा बताया जा रहा है कि जो एसेट सेंसिटिव लोन होते हैं उसमें एनआईआई का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया एसेट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आपने मैच्योरिटी का अमाउंट रेट इंटरेस्ट रेट फिक्स करके रखा है, लेकिन सॉरी डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट फिक्स करके रखा है, लेकिन जो आपका एसेट्स है यानी कि जो आपका लोन है उसको आपने फ्लोटिंग रेट में डाल रखा है, जिससे कहा जाता है एसेट सेंसिटिव। अब एसेट सेंसिटिविटी का एनआईआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो समझिए। तो यदि मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि एसेट सेंसिटिव बैंक बेनिफिट में आ जाएगी। क्यों बेनिफिट में आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा रैपिड रेट से बढ़ेगा डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से। इसीलिए हमारा एनआईआई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बैंक ज्यादा अर्न करेगी, अर्निंग इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस पे, लोन पे। ठीक है, और डिपॉजिट पे किसे कम पे करना, डिपॉजिट पे तो वही रेट है जो फिक्स है। इस कारण से क्या होगा, इन प्रॉफिट बढ़ेगा इसका। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आया। अब एक थर्ड सिनेरियो को समझिए, लायबिलिटी सेंसिटिविटी विद फिक्स मॉर्गेज लोन, इसे समझिए। अब इस केस में क्या हुआ कि जो 91 डेज का 8% टर्म डिपॉजिट था, ठीक है, तो मान लीजिए कि 91 डेज का बैंक ने 8% पे टर्म डिपॉजिट लिया और उसको उस पैसे को वो क्या कर रही है, एक 5 साल का फिक्स्ड मॉर्गेज लोन है 10% पे, उसे फंड कर रही है। ये देखिए फिक्स लिखा हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, बैंक आप किससे सेंसिटिव होगा, एसेट वाला तो फिक्स हो गया तो इससे सेंसिटिव तो नहीं होगा, लायबिलिटी वाले से सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो बैंक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले रही है और उस पैसे को यूज करके, शॉर्ट टर्म नहीं है 91 डेज का है, ये 5 साल का है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का फंड को यूज करके लॉन्ग टर्म फिक्स रेट मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कर रही है। तो इसे कहा जाता है लायबिलिटी। अब जरा देखते हैं कि लायबिलिटी सेंसिटिव बैंक का एनआईआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, जब लायबिलिटी सेंसिटिव सिचुएशन आता है ना, तो इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ता है तो वो क्या करता है, हमारा एनआईआई को इरोड करता है। एनआईआई को क्या करता है, इरोड करता है। ठीक है, तो डिपॉजिट का रिप्राइसिंग ज्यादा रैपिडली होता है लोन के इंटरेस्ट से, जिस कारण से क्या होता है, प्रॉफिट हमारा घट जाता है। पिछले वाला केस में देखिए ना, 91 डेज का टर्म बिल था और ये 5 साल का लोन था। सोचिए ना कितना बार इसका रिप्राइसिंग होगा, हर एक 3 महीना पे रिप्राइसिंग हो रहा है। और इस कारण से क्या होगा कि बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लायबिलिटी सेंसिटिव वाले केस में यदि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बैंक को डिपॉजिट पे ज्यादा पे करना पड़ता है, डिपॉजिट पे मोर। ठीक है, ज्यादा पे करना पड़ता है जितना वो फिक्स रेट मॉर्गेज लोन पे अर्न करेगी, जो कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम बात करें मिसमैच रिप्राइसिंग एज वन फॉर्म। इसको समझिए, ये क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जब जो टाइमिंग है हमारा, बैंक का एसेट और बैंक का लायबिलिटी कब रिसेट हो, कब रिप्राइज हो, ये टाइमिंग अलाइन नहीं हो, तो ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब क्या, किस चीज का टाइमिंग बोल रहे हैं कि जो हमारा एसेट, बैंक का एसेट है, बैंक का लायबिलिटी रिसेट हो रहा है या रिप्राइज हो रहा है, ये टाइम हमारा अलाइन नहीं हो,
तो ये एक तरह का इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रिएट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट है कि बैंक क्या कमा रही है, क्या ये दे रही है, वो उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो सकता है अलग अलग समय पे। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक बैंक का एक लोन है, ठीक है, जो रिप्राइज हो रहा है, विच इज रिप्राइजिंग एवरी 5 ईयर। हर एक 5 साल पे लोन क्या हो रहा है, रिप्राइज हो रहा है। लेकिन ये बैंक ना शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे रिलाई कर रही है। इसका जो टर्म डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, क्योंकि एनुअली रिप्राइज हो रहा है। देखिए ये डिपॉजिट हमारा एनुअली रिप्राइज हो रहा है, लेकिन जो हमारा लोन है वो 5 साल पे रिप्राइज हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा रिस्क फेस करेगी, मिसमैच रिप्राइजिंग रिस्क फेस करेगी ना, क्योंकि रिप्राइजिंग रिस्क में मिसमैच है, समझे। वही कहा जा रहा है मिसमैच रिप्राइजिंग एज वन फॉर्म। तो जो हमारा एसेट का और लायबिलिटीज का जो रिप्राइजिंग पीरियड है उसमें यदि मिसमैच आता है, ये भी एक तरह का हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क ही होता है, समझे। अब बात करते हैं हम लोग इनहेरेंट रिस्क इन एवरी बैंक बैलेंस शीट। इसे समझिए दोस्तों, बैंक इनहेरेंटली बहुत तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क को फेस करती है अपने बैलेंस शीट में। इसके अंदर टाइमिंग के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होगा, पहला क्या है, टाइमिंग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अमाउंट। तीसरा क्या हो सकता है, टाइप ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, एसेट का क्या टाइप है, लायबिलिटी का क्या टाइप है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ इनहेरेंटली फेस रिस्क। जैसे मान लीजिए कि बैंक का लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स रेट लोन है, मतलब लोन जो दे रही है ये फिक्स रेट लोन है, वही बहुत ज्यादा फिक्स रेट लोन है, लेकिन जो डिपॉजिट है वो वेरिएबल रेट डिपॉजिट है, ठीक है। तो लोन तो फिक्स रेट है, बहुत ज्यादा फिक्स रेट है, लेकिन जो डिपॉजिट है वो वेरिएबल रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट रिस्क पहले से आ जाता है, आईआरआर जो है पहले से आ जाता है, क्योंकि हमारे इन सभी ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए आईआरआर आना आवश्यक है। यदि हम पोटेंशियल अर्निंग इम्पैक्ट की बात करें, तो ये जो अलग अलग तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है इनके पास पोटेंशियल होता है कि वो सिग्निफिकेंटली बैंक के अर्निंग को अफेक्ट करे। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए इंटरेस्ट रेट में जो चेंज होगा ना, इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ेगा या घटेगा, ये इम्पैक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है कितना बैंक अर्न करेगी अपने लोन से और इन्वेस्टमेंट से, और कितना ये पे करेगी अपने डिपॉजिट पे या दूसरे लायबिलिटी पे। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, तो बैंक जो है लोन पे ज्यादा अर्न करेगी, लोन पे अर्निंग बैंक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। लेकिन इसको हो सकता है कि डिपॉजिट पे ज्यादा पे करना पड़े, डिपॉजिट पे पेमेंट ज्यादा करना पड़े, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, इफेक्ट होगा। वही बताया जा रहा है। यदि हम ब्रोडर स्कोप की बात करें, रिप्राइजिंग मिसमैच के बियॉन्ड ब्रोडर स्कोप की बात करें, तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट जो है, एक तो हमने अभी बताया आपको कि रिप्राइजिंग पीरियड में मिसमैच होना, ठीक है, उसके बियॉन्ड जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। कुछ दूसरे इनहेरेंट रिस्क होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के कारण ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अफेक्टेड होता है। जैसे बैंक के पास मिक्स हो सकता है फिक्स रेट लोन, ठीक है, या वेरिएबल रेट लोन, इसका मिक्सर हो सकता है, कुछ फिक्स रेट हो कुछ वेरिएबल रेट हो, राइट। तो प्रत्येक जो है अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से। तो ये जो चैलेंज ये है कि इन सभी मिक्सर को मैनेज करना, ताकि हम ओवरऑल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, समझे। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिस रिस्क इन इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट आता है परफेक्टली मैच्ड गैप पोजीशन। इसे समझिए, ये क्या होता है, एक जो परफेक्टली मैच गैप पोजीशन होगा ना, उसमें कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता है रिप्राइजिंग रेट में, ठीक है। मतलब कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता है कि कब इंटरेस्ट रेट बदलेगा डिपॉजिट के लिए और कब वो चेंज होगा लोन के लिए। इससे क्या होता है कि कोई भी रेट चेंज जो डिपॉजिट में होगा वो परफेक्टली मैच करेगा लोन में रेट चेंज को। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसका लोन है या उसका डिपॉजिट्स है, ठीक है, लोन है या डिपॉजिट्स है जिसका मैच्योरिटी सेम है, जिसका मैच्योरिटी सेम है, लोन हो या डिपॉजिट हो विद सेम मैच्योरिटी, सेम रिप्राइजिंग डेट, तो ये परफेक्टली मैच गैप पोजीशन कहलाता है, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि परफेक्टली मैच गैप पोजीशन में क्या होता है कि कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता है, चाहे लोन हो चाहे डिपॉजिट हो, दोनों का मैच्योरिटी क्या रहता है, सेम होता है, और सेम रिप्राइजिंग। देखिए मैच्योरिटी मतलब जैसे 4 साल या 5 साल, और रिप्राइजिंग मतलब कितने साल बाद रिन्यू होगा, ठीक है। तो दोनों यदि सेम रहे तो ये होता है हमारा परफेक्टली मैच्ड गैप पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम लोग समझते हैं रियलिटी ऑफ रेट चेंज। रियलिटी में क्या होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ना अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो रेयरली चेंज होता है सेम मैग्नीट्यूड से सेम टाइम में। ये हमारा रियलिटी है,
ठीक है, मतलब मार्केट कंडीशन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा फिक्स रेट लोन है, ठीक है, तो हो सकता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहे, वो चेंज ना हो, ठीक है, बहुत सालों तक। लेकिन हो सकता है कि जो हमारा वेरिएबल रेट डिपॉजिट है, वेरिएबल रेट डिपॉजिट है, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है इंटरेस्ट रेट। तो वही बताया जा रहा है कि रियलिटी में ये कभी नहीं हो सकता है, परफेक्टली मैच पोजीशन आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों सेम मार्केट में ये मार्केट का मूवमेंट, एक मार्केट का मूवमेंट को ये अलग तरह से ये शो करेगा, इसका रिएक्ट करेगा, और ये अलग तरह से रिएक्ट करेगा। तो वही बताया जा रहा है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग तरह से रिएक्ट करते हैं सेम मार्केट मूवमेंट में। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स रेट लोन है तो उसमें इंटरेस्ट रेट चेंज होने के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि वेरिएबल रेट डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट रेट होने के कारण बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज आएगा। तो ये जो परफेक्टली मैच गैप पोजीशन यानी आइडियल केस है, ये कभी होता नहीं है। और होता क्या है ये भी आपने समझ लिया। परफेक्टली गैप होने के लिए ये जरूरी है कि आपका लोन और आपका डिपॉजिट दोनों का जो आपका डिपॉजिट ये रिप्राइजिंग डेट है और मैच्योरिटी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेसिक रिस्क की बात करते हैं। अभी तक हमने मिसमैच रिस्क की बात की, और अब हम लोग मिसमैच गैप रिस्क, वही होता है, एक ही चीज होता है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच रिस्क की बात की। यदि हम बेसिक रिस्क की बात करते हैं, बेसिक रिस्क कब होता है इसको समझिए। बेसिक रिस्क होता तब है जब बहुत सारे हमारे पास एसेट्स हैं, बहुत सारे हमारे पास लायबिलिटीज हैं, ठीक है, इन सभी का जो इंटरेस्ट रेट है, एसेट हो या लायबिलिटीज हो, वो अलग मैग्नीट्यूड में चेंज हो, टाइम सेम रहे, टाइम सेम रहे, लेकिन जो चेंज हो रहे हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहे हैं। तो ये भी हमारा कहलाता है बेसिक रिस्क। तो ये वो रिस्क है जो कि हमारे जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रेट्स हैं, ठीक है, वो परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे, तब ये रिस्क आता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लोन है, इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% से चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा डिपॉजिट है इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो मात्र 0.5% से चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा बेसिक रिस्क, समझे। तो बेसिक रिस्क का रीजन क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस एसेट एंड वेरियस लायबिलिटी में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इसे हम लोग बेसिक रिस्क कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे कोई लोन है उसका इंटरेस्ट रेट 1% से चेंज हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 0.5% चेंज हो रहा है, तो ये कहलाता है हमारा बेसिक रिस्क। सम टाइम सिमिलर रहेगा, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, जैसे लोन 1% से और डिपॉजिट 0.5% से, तो ये हमारा वो कहलाता है बेसिक रिस्क। अभी जो टाइमिंग का डिस्क्रिपेंसी है इसको मैं समझाता हूँ। दोस्तों एक टेबल आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है जिसमें समझाया गया है कि कैसे बेसिक रिस्क होता है हमारे इंटरेस्ट रेट के चेंज होने का जो मैग्नीट्यूड है, टाइमिंग है, उसकी डिस्क्रिपेंसीज के कारण, ठीक है। तो अब देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज ऑन एनआईआई, बेसिक रिस्क एग्जांपल। अब देखिए इसमें दो चीज हो सकता है, एक तो हो सकता है नेगेटिव गैप और एक हो सकता है आपका पॉजिटिव गैप, ठीक है। तो नेगेटिव गैप में क्या है कि मान लीजिए नेगेटिव गैप करने का मतलब क्या हुआ कि बैंक का जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसेट, तभी ना नेगेटिव गैप होगा। लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि डिपॉजिट्स, और एसेट का मतलब क्या हो गया जैसे कि आपका लोन्स। यदि डिपॉजिट ज्यादा हो लोन से तो वो है वही हमारा नेगेटिव मिसमैच, नेगेटिव गैप पोजीशन का आता है। और ये भी हमारा जो है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से क्या होता है, सब्जेक्टेड होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर बैंक का जो है 100 करोड़ है लायबिलिटीज में और 90 करोड़ है एसेट में, तो इसका ये तो इस केस में दोस्तों कितना का नेगेटिव गैप है, 10 करोड़ का नेगेटिव गैप है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड एनआईआई इंप्रूवमेंट विद 1% रेट फॉल। इसको समझिए, ट्रेडिशनली क्या होता है कि यदि इंटरेस्ट रेट में 1% का फॉल होता है, ठीक है, तो बैंक का जो एनआईआई है वो 1 करोड़ से इम्प्रूव होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट में 1% का यदि फॉल हो रहा है तो बैंक का एनआईआई जो है 1 करोड़ से क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है ट्रेडिशनली, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो है 1% से घटा, तो बैंक एक्सपेक्ट ये कर रही है कि 1 करोड़ वो ज्यादा अर्न करेगी एनआईआई में, क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ फंड है। लेकिन रियलिटी क्या होता है रेट चेंज का, वो देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड तो होगा नहीं। रियलिटी क्या होगा कि ये 1% के यूनिफॉर्म डिक्रीज के जगह पे अलग एसेट और अलग लायबिलिटी डिफरेंट रेट एडजस्टमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट रेट जो है 1% से कम हो जाए, लेकिन दूसरे हैं जैसे कि सेविंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट वो उतना चेंज ही ना हो। तो यही कहलाता है हमारा डाइवर्जेंट रेट चेंज। क्या कहलाता है ये, डाइवर्जेंट रेट चेंज। मतलब जो हमारा कॉल मनी लैंडिंग है, कैश क्रेडिट है, सेविंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, इन पे जो रेट्स हैं ये अलग अलग परसेंटेज से फॉल करेंगे। सभी तरह के एसेट या सभी तरह के लायबिलिटीज को
डिफरेंटली अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सेविंग डिपॉजिट है, उस पर इंटरेस्ट रेट जो है घट गया 0.5% से, जबकि कैश क्रेडिट पे रेट जो है 1.5% से बढ़ गया। यही होता है हमारा डाइवर्जेंट रेट चेंजेस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर पार्ट 1 लेक्चर ऑफ दिस